गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 10वीं के राजनीति शास्त्र के पहले अध्याय संविधान की प्रगति, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। संविधान की प्रगति जो है किस प्रकार हुई। साथियों, आपको पता ही है कि हमारा देश पहले गुलाम था। अंग्रेज़ों के साथ आंदोलन के पश्चात हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा अपना संविधान जो है वो लागू किया गया। संविधान क्या है ये आपको पता ही है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समता, न्याय व्यवस्था, इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? साथियों, लोकतंत्र के अंतर्गत वो राज्य व्यवस्था, वो शासन व्यवस्था आती है जहाँ पर कोई एक राजा राज्य नहीं करता, जहाँ पे जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र जो है वो भारत में लागू है, आप सभी जानते हैं, और ये मताधिकार के द्वारा अधिक प्रभावशाली ढंग से इम्प्लीमेंटेड यहाँ पर किया गया है। तो मतदान क्या है? भारत में सीधे प्रतिनिधित्व करने वाली जो संसद है वहाँ पर ये जाते हैं, मतदान के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो मतदान क्या है? वो एक मताधिकार के द्वारा, मताधिकार यानी मतदान करने का अधिकार हमारे भारत के लोगों को प्राप्त है। मतदान के द्वारा वो अपनी पसंद का प्रतिनिधि जो है वो चुनते हैं और फिर वो आगे शासन व्यवस्था में अपना कार्य जो है वो करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि मताधिकार क्या है, मताधिकार की आयु क्या है। मताधिकार यानी मत देने का अधिकार। मत यानी नहीं वाला मत नहीं, अपना विचार वाला मत, कि आपका विचार क्या है। आपको किसी प्रतिनिधि को जिताना है। जो चुनाव होते हैं, भारत में होने वाले चुनाव और मताधिकार को देखते हुए लोगों को लोकतंत्र की वास्तविकता जल्दी समझ में आई है। तो मताधिकार जो होता है वो क्या है? भारत में जो मताधिकार है उसे हम वयस्क मताधिकार के रूप में जानते हैं। वयस्क मताधिकार वो होता है जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के लोग अपना मतदान कर सकते हैं। साथियों, ये बात आपको अच्छे से पता है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को वयस्क कहा जाता है। तो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्हें समझ होती है, उन्हें सही गलत का परख करने का एक जीवन का थोड़ा अनुभव हो चुका होता है और वो सही मतदान कर सकते हैं। उनका उससे छोटी उम्र के लोगों को यदि मताधिकार दिया जाए तो वो खुद उतनी परिपक्वता से विचार नहीं कर पाएंगे और उनका चुनाव भी है, चयन जो है वो गलत हो सकता है। ये देखते हुए वयस्क मताधिकार का ही यहाँ पर जो पालन है वो किया जाता है। पूर्व में वयस्क मताधिकार की आयु जो है वो 21 वर्ष दी गई थी। 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इससे चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। चुनाव क्यों किया जाता है? क्योंकि लोकतंत्र की सरकार है, जनता का शासन है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा चलाया जाता है। तो जनता के द्वारा इस शब्द को प्रभावी रूप से बनाने के लिए जनता वोट देती है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जब वोट देते हैं, जब मताधिकार की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, तो उसका परिणाम क्या निकला कि अधिकाधिक संख्या में लोग तैयार हो गए जो मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इससे ये हुआ कि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो है वो सीधे सीधे राजनीति में आ गई, उनके विचारों का प्रभाव पड़ने लगा और इस प्रकार जो हमारी लोकतंत्र है वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का भी रूप लेने लगे। क्योंकि नए लोग जो हैं, युवा पीढ़ी जो है वो थोड़े
जोश के साथ वर्क करती है और युवा मतदाताओं के समर्थन से सत्ता में परिवर्तन अधिक हो रहा है, ऐसा आजकल हम देख सकते हैं। लोकतंत्र जो है वयस्क मताधिकार पे आधारित है और हमारे भारत का लोकतंत्र 18 वर्ष की आयु वाले लोगों को वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। वयस्क मताधिकार के चलते जो लोग इस उम्र के हैं वो अपना मतदान देकर राज्य करने वाले नेताओं का चुनाव कर सकते हैं और अपनी इच्छा से शासन में अपना सहभाग दे सकते हैं। अब हम देखते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। साथियों, ये तो अपन ने देख लिया कि वयस्क मताधिकार से राज्य के प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। प्रतिनिधि चुने जाने के बाद में अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। प्रतिनिधियों को राज्य स्थानीय सरकारों को जो कार्य करने के लिए शक्ति दी जाती है, कुछ उनके पास में अधिकार दे दिए जाते हैं, उसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, जो कि भारत के लोकतंत्र का सबसे प्रमुख घटक है। आपने कई बार अपने बड़ों के मुँह से बात सुनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया, फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट भी ये करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन ऐसा है, स्टेट का डिसीजन ऐसा है। तो ये क्या है, आपके राज्य की सरकार को केंद्र के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि वो अपने अधिकार का दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए उन्हें सेंट्रल को जवाब देना होता है। ये जो एक है, हम बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा अपने बड़ों के मुँह से कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार क्या है, जो कि पूरे देश में एक अकेली केंद्र सरकार होती है। अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग शासक होते हैं, राज्यों के अंदर जिला होते हैं, उन जिलों के अलग अलग शासन होते हैं जिन्हें स्थानीय सरकार बोलते हैं। तो ये सारे लोगों के पास पावर आ जाएगा। पावर आने के बाद वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। सत्ता चलाने के लिए अधिकार तो देना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपकी क्लास मॉनिटरशिप के बारे में यदि बताते हैं, तो यदि हम देखते हैं कि आपकी क्लास में मॉनिटर है तो उसे क्लास को कंडक्ट कराने का पूरा अधिकार है। इस अधिकार के चलते वो किसी अपने सहपाठी को पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन वो पनिशमेंट ना दे सके, सत्ता का उसको अधिकार प्राप्त हो गया है कि वो क्लास को कंडक्ट कर सके, लेकिन वो उसकी सत्ता जो है वो उसकी नहीं है। उसको अपने क्लास टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को ये बताना होगा कि उसने जो भी कृति कार्य किया है, जो भी एक्शन क्लास में लिया है, वो क्यों लिया, किस परिस्थिति में लिया, सही था या नहीं था। तो ये बातें उसे पता होंगी तो वो अपने मॉनिटरशिप के अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेगा। अगर ये बात वो उत्तरदायी ना हो, यदि उसे ये पता ना हो कि उसे अपने क्लास टीचर को ये जवाबदारी देनी है, उसे बताना है, तो वो अपनी अधिकार का दुरुपयोग कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही केंद्र में शासन है, राज्य में शासन है, जिला में शासन है, ये सभी शासन जो है, जो सत्ताधारी है, जिनको अधिकार प्राप्त हो गया है, जनता ने प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया है, लेकिन उन्हें ये बात पता होती है कि वो उन्हें अपने कार्य की जिम्मेदारी का सही गलत का जवाब उत्तरदायी वो आगे होते हैं। तो इससे सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो पाता। यही सत्ता का, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है कि एक सेंट्रल में है जिसके अनुसार बाकी सारे राज्य की सरकारों को भी चलना होगा। बेस्ट एग्जाम्पल अभी लेते हैं लॉकडाउन के डिसीजन का। फर्स्ट लॉकडाउन डिसाइडेड बाय सेंट्रल, देयर आफ्टर जहाँ राज्यों में जो परिस्थिति थी उसके अनुसार, जिलों में जो परिस्थिति थी उसके अनुसार लोगों ने लॉकडाउन का डिसीजन लिया, उसके अनुसार लॉकडाउन तय हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं आप समझ सकते हैं अभी की पैंडमिक की कंडीशन को रिकॉल करते हुए, ध्यान देते हुए। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं ये सलाह दूंगी कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करें। आप तो अभी तो फ़ोन पे भी सारी बातें, न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं, वो पढ़कर आपको राजनीति का, लोकतंत्र का, सत्ता का ज्ञान अवश्य होगा। तो पुस्तक के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में देखते हैं।
तो संविधान जो है हमारा बना हुआ है वहाँ पे बार बार संशोधन किए जा सकते हैं। तो विकेंद्रीकरण के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो था वो लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से संबंधित था। इसके बारे में डिटेल में आप चाहें तो गूगल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने देखा राज्य शास्त्र यानी कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत लोकतंत्र क्या है ये आपको अच्छे से पता है। उसके पश्चात हमने देखा मताधिकार, वोट देने का अधिकार, और उसके बाद हमने देखा सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब आप इन तीनों टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका असाइनमेंट है आपको सूचना का अधिकार RTI 2005 इस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम सामाजिक न्याय और समता इस पर चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए